यहाँ पे जिस देश से लड़ाई है उसके प्रेसिडेंट को थोड़ी गालियाँ वगैरह भी लिख रखी हैं। वे भाई लोगों की लाश दिखा रखी हूँ, मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब पे। मेरे को ये लग रहा था भाई, मैं बता रहा था कि ऐसा लग रहा था इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, मोबाइल डाटा नहीं होगा, स्टारलिंक चल रहा है इतना तेज, वाईफाई 4K वीडियोस मेरी ऐसी स्पीड में जा रही है, कार्ड चल रहे हैं, टैप टू पे चल रहा है, KFC मैकडोनल्ड सब कुछ अपने से ज़्यादा टेक्नोलॉजी चल रही है इधर। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। हम हैं अभी भाई यूक्रेन की कैपिटल कीव में। कल ट्रेन लेके हम पहुंच गए थे ओडेसा से। पीछे जो इबिस होटल है यहीं पे रुक गए थे क्योंकि वहीं पे मेट्रो स्टेशन है और ट्रेन स्टेशन है, तो हमने कहा यहीं रुक जाते हैं, कल हमारी यहीं से ट्रेन है। तो अभी हम निकले कीव शहर घूमने, देखते हैं भाई यहाँ पे कैसा मंजर मिलता है। थोड़ा सिटी सेंटर से दूर है ये, लगभग ये मान लो 2 से 2.5 किलोमीटर। या तो मेट्रो वगैरह लेके चलेंगे या फिर टैक्सी लेके, पर उससे पहले खाने चलते हैं। तो यहाँ पे अभी फास्ट फूड चेन्स जो इंटरनेशनल चेन्स है ऑपरेशनल है कीव तक में। ओडेसा में तो मैकडोनल्ड्स वगैरह ऑपरेशन था, पर यहाँ पे KFC मेरे हिसाब से तो ऑपरेशनल है, क्योंकि जब सुबह आए थे तो लाइट वाइट जल रही थी KFC की। चलो चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर घूमने चलेंगे। एक वॉर टोर कंट्री के अंदर बैठ के भाई KFC खा रहे हैं। भाई स्क्रीन से ऑर्डर किया है, कार्ड से पेमेंट करी है, सब एग्जैक्टली नॉर्मल चल रहा है अभी तक। तो खा ले भाई, क्यों मुँह बना रहा है? नींद निकली अभी। रात को ट्रेन में सोया नहीं। चलो भाई KFC से हमने खा पी लिया। चले भाई परमवीर सिटी सेंटर, चलो लीड द वे। भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन है, मेट्रो भी यहीं से, चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ, देखते हैं कैसा क्या है आज हालात। वैसे मैं 6 साल पहले आया था, यहीं पे मिला था तारक मेरे को, इसी रेलवे स्टेशन पे लेने आया था वो। और मैं निकलते ही थोड़ा थोड़ा पहचान गया कि यही सब था ना। ऐसी किसी बस में बिठा के वो अपने घर ले गया था मेरे को। यहाँ से उसका घर 4-5 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शेल्टर। जितना भी अंडरग्राउंड है ना वहाँ पे शेल्टर वगैरह मतलब बना रखे हैं लोगों ने, और सरकार ने भी। हमारे होटल के अंदर भी था, जैसे ही हमने चेक इन करा उसने बोला ग्राउंड फ्लोर के अंदर शेल्टर है, मार्किंग्स भी हैं, आप जैसे ही 9:30 बजे शेल्टर में आ सकते हो। कंपलसरी नहीं है, लोगों के मूड पे है, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो ना सही। यहाँ देखो भाई रेलवे स्टेशन पे इन्होंने लिख रखा है ओडेसा से कीव ट्रेन आएगी, अराइवल्स का ये। खारकीव से भी आ रही है ट्रेन और दिनप्रो से भी आ रही है। दिनप्रो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो खारकीव वगैरह ट्रेन रेगुलर चलने लग गई है वापस से। ऐसा नहीं कि भाई खारकीव में तबाही हो गई तो सब बंद हो गया, नहीं, खारकीव भी जा रही है, दिनप्रो भी जा रही है ट्रेन। दिनीप्रो पता नहीं यार क्या प्रोनाउंस करते हैं। और भाई जैसे कि आप जानते हो ज़्यादातर सोवियत जितनी भी कंट्रीज़ थी ना, उनके सारे मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड बने थे और वो सारे के सारे एज ए शेल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप फिल्मों में देखा होगा भाई, बंकर हो गए, दरवाज़ा लॉक कर दिया, ऐसा नहीं है। इनके मेट्रो स्टेशन इतने गहरे होते थे कि भाई इनको बंकर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जब होता है कुछ भी तो यहाँ जाके छुपते हैं। अरे ये तो ट्रेन स्टेशन आ गया, ये मेट्रो नहीं है, ट्रेन स्टेशन है ये तो। ये हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ पे टैप करके भी सीधा घुस सकते हैं। ये आ गए मेट्रो स्टेशन की हम भाई एस्केलेटर में। ये देखो भाई, ये है इनके बंकर्स वगैरह जहाँ पे कुछ अनहोनी होने पे आ जाते होंगे लोग। भाई 1 मिनट हो चुका, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है ये देखो भाई, ये ऐसे होते हैं बड़े बड़े गेट्स, यहाँ पे बंद कर दो तो एक तरह से बंकर बन जाते हैं ये पहुंच गए हम क्रेस्टचातिक स्टेशन पे, जहाँ पे इनका मैदान है, जो कि मेन इनका सिटी सेंटर कह सकते हो। देखो भाई ये होते थे पूरे इनके, होते क्या अभी भी हैं ही बंकर्स, मेट्रो बंकर्स। बहुत ही गहरे होते थे भाई, ये छोटी मोटी मिसाइल्स का, न्यूक्लियर को भी सर्वाइव कर जाएंगे भाई, ऐसे बंकर्स हैं ये। और कोई स्पेशल नहीं बना रखे, मेट्रो भी बन गई, बंकर भी बन गए। और एक तरफ से अगर बम गिर के कुछ ब्लॉक हो भी जाता है तो मेट्रो के अंदर चल के ही दूसरे वाले स्टेशन से बाहर निकल सकते हो, तीसरे वाले, चौथे वाले, सबको तो बंद करना नामुमकिन के बराबर है। और ये वॉल्स देख लो आप, कितने 100 साल पुरानी मेट्रो है भाई ये। ये आ गए भाई हम सेंटर में कीव के, और चलते हैं वॉक करते करते मैदान में, जो इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर है उस साइड चलते हैं। और ये वाली ब्रांड बहुत फेमस है यार, जब भी पिछली बार भी आया था ना मैं, अरोमा कावा, इसके मतलब काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे पूरे कीव में।
जो ये कॉफ़ी वगैरह आप पी सकते हो इस पे। और भाई देख लो, मेरे को ऐसा सच में मैं बताऊं, मेरे को लग रहा था कि भाई सब कुछ तबाह हो चुका होगा, बिल्कुल इनकी पुरानी वाली बिल्डिंग्स और जो नई वाली बिल्डिंग सब तबाह हो चुका होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इनकी इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स ये सब तबाह हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक नहीं, मैं ये मान लो 99% सही है। अभी तक हमको कोई भी नामो निशान कुछ डैमेज होने का नहीं दिखा है। अब चलते हैं इनके इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, वहाँ पे इन्होंने अपने शहीदों की फ़ोटोज़ वगैरह जैसे मैंने ओडेसा में दिखाई थी, यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे लगा रखी हैं। अच्छा, जो मेन टारगेट रशिया के अटैक के थे वो थे 3 बड़े शहर, ओडेसा जिससे ब्लैक सी को काटना चाहते थे, सी पोर्ट को काटना चाहते थे यूक्रेन के, फिर था कीव क्योंकि कैपिटल है, और था खार्किव, और दोनबास एरिया तो था ही भाई। तो कीव के ऊपर पहले दिन ही हमला हो गया था। ऐसा नहीं कि कीव के ऊपर बहुत दिन लगा दिए थे हमला होने में, पहले दिन ही फाइटर जेट्स वगैरह रशिया ने भेज दिए थे। अपने कीव के ऊपर उड़ रहे थे वो, पर उनको लैंड नहीं करने दिया जो यूक्रेन के लोगों ने। कीव का जो एयरपोर्ट है भाई, इन्होंने अपना खुद ही एयरपोर्ट तबाह कर दिया, उसका रनवे वगैरह, ताकि जो रशिया के फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे लैंड ना कर पाए, जिसकी वजह से वो यहाँ पे लैंड नहीं कर पाए। और यहाँ जो कीव शहर है वो डिवाइड होता है भाई जो इनकी रिवर है उससे। तो एयर से रशिया की फोर्सेस यहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी, पर ग्राउंड से आने के लिए रिवर तो क्रॉस करनी पड़ेगी, जो बीच में दिन पर रिवर पड़ती है इनके, कि आधा शहर डिवाइडेड है रिवर से, तो वहाँ तक ही वो आ पाए थे। फिर इनकी पावर सप्लाई विंटर्स में रशिया ने तोड़ने की कोशिश करी थी। खैर अभी तो हमारे होटल में फुल पूरे दिन पावर सप्लाई थी, कोई पावर सप्लाई की ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। हालांकि जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना भाई, जैसा होगा मेरा एक्सपीरियंस, उससे बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। क्योंकि मैंने फ़ोन करके नवदीप पाजी से पूछा, अरे पाजी सिम कार्ड चलेगा नहीं चलेगा वहाँ पे, डाटा चल रहा है नहीं चल रहा, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, यहाँ पे वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल डाटा, ई सिम जो मैंने खरीदी है वो, कोई पावर सप्लाई की दिक्कत नहीं, कोई वाटर की शॉर्टेज नहीं है। मतलब अभी तक एक भी सायरन भी हमको नहीं सुनाई दिया है। 3रा दिन हो गया है ये हमको यूक्रेन में आए हुए। तो क्या पता अभी वॉर का लेवल काफ़ी कम हो गया हो, हुआ तो है ही ऑब्वियसली बात है, शुरू के दिनों में काफ़ी सारा हुआ होगा। तो पर अच्छा लगा भाई मेरे को ये देख के कि इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी, और जहाँ पे मैं पहले आ रखा हूँ, मेरा दोस्त पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मेरे को अच्छा लगा देख के कि भाई इंटैक्ट है, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। आसपास के आउटस्कर्ट्स में जो छोटे छोटे गाँव में है ना, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये ओडेसा में भी लोग यही कह रहे थे, और कीव में भी यही सुनने को आया कि आसपास आउटस्कर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह हुई है। और मेन सिटी में जो इनका डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम पैट्रियट है, और NAS करके भी एक डिफेंस सिस्टम है इनका, मिसाइल जिससे रोकते हैं लोग, तो वो कारगर साबित हो रहे हैं। मतलब ये हम आ गए इनके इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे। पिछली बार भी मैं सर्दियों में ही आया था, पर इससे ज़्यादा सर्दियाँ थी तब बर्फ़ वगैरह भी गिर रही थी। तो अब रोड क्रॉस करके उस साइड चलेंगे हम। अच्छा भाई, जब से हम यूक्रेन एंटर करें तब से हम ये देख रहे हैं कि लेडीज़ की पॉपुलेशन यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा दिख रही है। वैसे ही बहुत ज़्यादा दिखती है भाई, सोवियत कंट्रीज़ में, रशिया, यूक्रेन वगैरह में ना लेडीज़ की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ये मान लो 90:100 का रेशो होता है, ठीक है। पर जंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लेडीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा दिखने लग गई है। हालांकि लेडीज़ को देश से बाहर जाना भी अलाउड है, और जेंट्स को बाहर जाना अलाउड नहीं भी है। अगर आप 25 साल से ऊपर हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो जाना अलाउड ही नहीं आपको देश से बाहर। इस टाइम पे आप लीगली नहीं जा सकते। खैर लोग चले भी गए होंगे इलीगली, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई बॉर्डर्स इतने सख्त हो गए होंगे, इलीगल भी चले गए होंगे। लेडीज़ भी बाहर चली गई, और फिर भी लेडीज़ हमको ज़्यादा दिख रही हैं। तो सोचो कितने परसेंटेज ऑफ जो जवान लोग हैं वो फ़ौज में जा चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से गए हैं, क्योंकि भाई अगर ये अपने देश को नहीं बचाएंगे तो फिर कहीं जाएंगे। ये देखो पूरे का पूरा पार्क। ओडेसा में तो भाई ये मान लो मुश्किल से 15-20 फ्लैग लगे थे, पर यहाँ पे पूरे का पूरा पार्क इन्होंने अपने शहीदों के लिए, ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर था इनका, जो यहाँ पे अब इस पार्क में तब्दील हो गया है। बहुत ही बड़ा है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा लगा रखा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, लाइफ का तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। वॉर, कैसी भी वॉर हो, जिसके घर का कोई भाई शहीद होता है उसी से पूछो वॉर का। तो वॉर चिल्लाने वालों से तो कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। चलो जैसा भी है, अब मेरे वीडियो से तो कुछ हो नहीं रहा। वैसे भी यहाँ आया था भाई मैं
तारक के साथ सर्दियों का माहौल था। अभी भी सर्दियों का है, थोड़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे सर्दियाँ। अभी भी देख लो सारी की सारी लेडीज़ ही दिख रही हैं भाई। देख लो 80% ऑफ द जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो लेडीज़ हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड या फिर इनके फादर सब वॉर में लड़ने गए हुए हैं। और कई लेडीज़, कई लाखों की संख्या में लेडीज़ यूक्रेन छोड़ के जा चुकी हैं और फिर भी लेडीज़ ही दिख रही हैं। तो जेंट्स तो सारे के सारे यहाँ पे जितनी भी फ़ोटोज़ हैं 99% जेंट्स लोगों की है जो वॉर में शहीद होकर 2023 में, 2024, 2025 की फ़ोटो थी किसी किसी की। और जो कल फौजी भाई हमको ओडेसा में रेस्टोरेंट में मिले थे वो बता रहे थे कि भाई जो रशियन जवान लड़ने आते हैं यूक्रेन की साइड आ जाते हैं, अंदर लड़ जाते हैं और मर जाते हैं भाई, उनके शरीर भी उठाने कोई नहीं आता, वो वहीं पे पड़े हैं अभी तक शरीर, जो 3-4 साल से वॉर चल रही है, क्योंकि ना रशिया इतना अफोर्ड कर सकता। और ये मान लो 50-60% ऑफ द बॉडीज़ जो यूक्रेनियन साइड से भी फौजी शहीद हो रहे हैं उनकी भी वापस बॉडीज़ घर पे नहीं पहुंच रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि इतना इनके पास है नहीं अभी दोनों देशों के पास रिसोर्सेज की बॉडीज़ ट्रांसपोर्ट करने में रिसोर्सेज वेस्ट करें। तो कह रहे हैं कि बॉडीज़ वहीं पड़ी रहती हैं, बर्फ़ गिर जाती है, फिर अगले साल फिर बर्फ़ गिर जाती है। तो बहुत ही जनता की बॉडीज़ मतलब बॉर्डर्स पे या फिर जहाँ पे भी जंग हो रही है वहाँ पे अभी पड़ी है, तो घर तक बॉडीज़ भी नहीं पहुँच पा रही, ऐसी जंग चलने लग रही है। कितने झंडे हैं भाई, आप गिन नहीं पाओगे इतने झंडे और इतने लोगों के नाम, मतलब अनगिनत हो गया यार। एक तरह से गिन सकते हो वैसी बात है, पर जो मॉन्यूमेंट होते हैं कि भाई शहीदों का मॉन्यूमेंट, कितने शहीदों के मॉन्यूमेंट आप बना लोगे बताओ, कितने झंडे हैं भाई। स्क्वायर पे हमको एक बंदा मिला था, उसने बैंड दे दिया, कहता कुछ भी पैसे दे दो, रुपए दे दो, कुछ भी दे दो मेरे को। हमने कहा भाई कैश हमारे पास है ही नहीं, तो हम जाते वक्त आपको दे जाएंगे, यहीं से गुजरेंगे, वापस मेट्रो जाना है तो हम दे देंगे। फिर इतने में एक लेडीज़ आ गई कि भाई हमको, मेरे को कुछ खाने का दिला दो, खाने का दिला दो। तो हमने कहा भाई पैसे मांग रही थी, पर हमने कहा पैसे हैं ही नहीं। हमने कहा भाई चल डोनर की दुकान पे चल, कहती कोई बिग मनी नहीं लगेगा, छोटे सस्ते में ही खाना हो जाएगा। हमको ही कह रही थी, हमने कहा चलो ठीक है तेरे को डोनर खाना है, तो मैंने कहा डोनर दिला दे भाई इसको एक। चलते हैं, एक चर्च है जहाँ पे भाई सारे डिस्ट्रॉयड टैंक्स वगैरह खड़े हैं, वो देखने चलते हैं। परमवीर क्या दिला के आया है आंटी जी को? शोरमा। मैं नहीं दिला के आया, वो खुद दिल खरीद लिया, बस पेमेंट करने के लिए गया था मैं, बोली आजा आजा कार्ड टैप कर दे। तो चलो कोई नहीं, हमने सोचा भाई इनके देश में इतना सब चल रहा है। कल एक बंदे को हमने रेलवे स्टेशन पे क्या पिलाया था, कॉफ़ी, कॉफ़ी चाय आज सुबह ही तो पिलाई थी, कॉफ़ी आज सुबह। अच्छा हाँ, सुबह 4 बजे की बात है। तो भाई उस वेंडिंग मशीन में हमारी पानी की बोतल नहीं निकली थी, पर बंदे की कॉफ़ी ज़रूर निकल गई थी। अभी आ गई। अब यार उस अंकल को भी देने पैसे, बैंड ले आए हम, 5-10 यूरो एक्सचेंज करा लेंगे कहीं से। हाँ, क्योंकि हमने सोचा यार कहाँ यूक्रेनियन करेंसी एक्सचेंज कराएंगे, हर जगह कार्ड चल रहा है। एक 20 इरवेन की पानी की बोतल भी लेने हैं तब भी कार्ड चल रहा है, पुरानी सी दुकान पे भी। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को ये लग रहा था भाई, मैं बता रहा था कि ऐसा लग रहा था इंटरनेट नहीं चल रहा हुआ, हाँ, मोबाइल डाटा नहीं स्टारलिंक चल रहा है, इतना तेज वाईफाई, 4K वीडियोस मेरी ऐसी स्पीड में जा रही है, कार्ड चल रहे हैं, टैप टू पे चल रहा है, KFC, मैकडोनल्ड सब कुछ अपने से ज्यादा टेक्नोलॉजी चल रही है इधर। सीरिया में कुछ नहीं था ना, ये सीरिया में तो ATM भी नहीं था, ATM भी नहीं था, सिम कार्ड भी नहीं लिया था हमने। ब्लैक मार्केट रेट अलग, मैंने तो लिया था, ब्लैक मार्केट रेट अलग थे, कैश की यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जो ऑफिशियल है वही है सब। तो इनकी करेंसी भी स्टेबल चल रही इतनी बड़ी वॉर के बाद, तो काफ़ी सही है। मेरे को देख के सही लग रहा है कि हाँ भाई चलो ठीक है यार। मेरे को न्यूज़ में तो ऐसा होता पता नहीं, सब कुछ भाई बिल्कुल फ्लैट हो चुका होगा, पर ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ आगे। भाई सिंपल सी बात मैं बताऊँ क्या है, यही जो सीरिया के लोग हैं ना, वो अगर इनके रंग के होते, जिस रंग के लोग हैं, या फिर इस धर्म के होते जिस धर्म के लोग हैं, तो सीरिया को भी इतना बड़ा बनाया जाता, इतना ख्याल रखा जाता, या फिर और भी जो देश है जिधर वॉर चल रहे हैं, ले दे के ना ये अपने रंग वाले लोगों के करते हैं कि हमारे लोगों के साथ ये कैसे होगा। दुनिया में इससे बड़ी बड़ी जंगें चल रही है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन हाईलाइट क्या होगी, यही ज़्यादा होगी। मैं नहीं कह रहा ये सही है, ये भी बहुत गलत है भाई, पर वही बात है, इससे भी गलत गलत चीज़ें होने लग रही है दुनिया। ये हम पहुंच गए अब सेंट माइकल्स गोल्डन डोम चर्च पे, और यहाँ पे मैं पिछली बार भी आया था जब आया था, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे टैंक्स वगैरह जो रशिया के तबाह हुए हैं, या मेरे को लग रहा है वो वाले ऐसे डिस्प्ले पे रख रखे हैं कि हमने देखो इनके टैंक्स वगैरह तबाह कर दिए। चलते हैं, रोड पार करते हैं और देखते हैं उस तरफ क्या क्या है देखने को। यहाँ पे ये नया बनाया है इन्होंने, बिल्कुल
लोहे से पता चलने लग रहा है अभी फ्रीडम कि भाई हमको आज़ादी चाहिए। यहाँ एक ये ट्रक है जिसके अंदर भाई फौजी बैठ के आते होंगे और ये सारे रशियन ही हैं, यूक्रेनियन नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने रशियन के यहाँ पे दिखा रखा है कि देखो ये तो फिक्स हो गया। ये प्रॉपर टैंक है। यहाँ पे जिस देश से लड़ाई है उसके प्रेसिडेंट को थोड़ी गालियाँ वगैरह भी लिख रखी हैं। तो ये जो मलबा वगैरह है ना, ट्रक्स टैंक्स वगैरह का, ये खार्किव और दोनबास एरिया में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि में सारी जो मिसाइल्स थी वो आई थी। ज़्यादातर यहाँ पे लैंड इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया था क्योंकि रिवर की वजह से, और पहले ही इनको पता था कि यहाँ पे होएगा ही होएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने अच्छे से आर्मी वगैरह भी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया भी की हुई है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी यहीं पे रहते हैं और सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह ये वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह सब कुछ यहीं पे लगा हुआ। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो भी इनको मिला वो यहाँ पे इन्होंने रख दिया ऐसे डिस्प्ले के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। पर खार्किव वगैरह साइड जाओगे तो हो सकता है आपको रोड्स पे भी ये सब पड़ा हुआ मिल जाए। पर जिस हिसाब से यहाँ का माहौल लग रहा है कि भाई अभी तक काफ़ी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह सेफ़ हैं, तो हो सकता है खार्किव को अभी जो न्यूज़ में दिखाया है वो सिर्फ डिस्ट्रॉयड एरियाज़ दिखाए हो और मोस्ट ऑफ द सिटी सेफ़ हो, तो वो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। वैसे यहाँ पे जो मेन चर्च है उसके सामने इन्होंने ये सब रखा है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगा रखी है मारियोपोल शहर की, जो कि दोनेत्स्क रीजन में पड़ता है, दोनेत्स्क ओब्लास्ट में, जो इस टाइम पे रशिया के अंडर है, मतलब कब्ज़ा कर लिया। वैसे यूक्रेन का पार्ट है। तो यहाँ देखो, ये देखो रोड पे, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, 2-4 चीज़ें हैं ये तो बस। यहाँ रोड पे देखो यार, एडिटर सब ये ब्लर कर देना यहाँ पे भाई, लोगों की लाश दिखा रखी हूँ, मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब पे। ये जो फ़ोटो है ये कीव के बिल्कुल पास की है, 20-30 किलोमीटर दूर की, डिस्ट्रॉयड ब्रिज की, इरपिन शहर में। मतलब इरपिन कीव के, मतलब ये मान लो जैसे दिल्ली गुड़गांव हो गया ना, वैसे ही। फिर यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कहाँ, बुलेवार्ड का सिटी ब्लोनवी पॉनिस्पोक का ब्रिज, ये कहाँ की है। बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड इन द रशियन ट्रूप शेलिंग इन पोदिल डिस्ट्रिक्ट कीव। तो कीव के भी काफ़ी बड़ा है ना कीव, तो कीव में भी हुई है तबाही, पर मेन जो सिटी सेंटर है उसके आसपास हमको नहीं दिखा कुछ। यहाँ ये थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं और एक मिसाइल भी। डिस्ट्रॉयड रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट, ये मैंने अभी पढ़ा है, सही अंदाज़ा था मेरा। इसमें यूक्रेनियन कोई इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रशियन है। ये इतनी बड़ी मिसाइल होती है जो यहाँ इन्होंने रख रखी है। ये वो छोटा टैंक था, ये वाला बहुत बड़ा है। ये वाला था रशिया का T-90 मेन बैटल टैंक। इट इज़ डिस्ट्रॉयड नियर सुमी सिटी। ठीक है, दूसरे वाला देखते हैं क्या लिखा है इस वाले टैंक पे। और जो भाई मिले थे वो कह रहे थे कि जैसे टैंकों में अगर कोई रशियन बंदा मिलता था ना, तो ऊपर से बम डाल के बंद कर देते थे और पूरे टैंक को फोड़ देते थे। इस टैंक के बारे में, T-90 रशिया के बहुत ही पुराने टैंक्स हैं जहाँ तक कि मेरे को पता है। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल BMP-2 व्हीकल टुक पार्ट इन एन अटेम्प्टेड ब्रेक थ्रू टू कीव फ्रॉम चर्निवेव डायरेक्शन। चर्निवेव डायरेक्शन से कीव आने की कोशिश कर रहा था ये टैंक, ऐसा लिखा है भाई इस पर। ये वाला टैंक बड़ा है, ये वाला देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। ये सारे कीव आने की ट्राई कर रहे थे। इट वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग सुमी रीजन 2022 में। तो अभी परमवीर और मैं लैंग्वेज की बात कर रहे थे, और इस युद्ध का ना सबसे बड़ा हिस्सा लैंग्वेज भी रहा है, यूक्रेन में भी और रशिया में भी। रशिया यूक्रेन को ये बोल के चिढ़ाता है कि भाई तुम बोल तो हमारी भाषा ही रहे हो, तो एक काम करो हमारे अंदर ही आ जाओ। ठीक है, वो तो है ही भाई, मतलब दोबारा से USSR फॉर्म करने का जो भी रशिया के प्रेसिडेंट है उनका सपना है कि भाई सारे देश जो टूटे थे उनको दोबारा से जोड़ के एक ही देश बना दें। तो फिर ये जब बात यूक्रेनियंस को पता चली तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा नफरत की लहर दौड़ने लग गई। जो भी बंदे रशियन बोलने लगे, मतलब जो बोल रहे थे उन्होंने भी बोला ठीक है आज से हम यूक्रेनी बोल लेंगे। दोनों भाषा ऑब्वियस सी बात है सारे बंदों को आती है, पर जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन था ना उसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो रशियन लैंग्वेज का था। वहाँ पे यूक्रेनियन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कम बोलते थे,
पर वेस्टर्न पार्ट जो लिविव साइड पार्ट हो गया और जो थोड़ा और नॉर्थ की साइड पोलैंड वगैरह की साइड हो गया, वहाँ पे फिर भी लोग ज़्यादातर यूक्रेनी बोलते थे। और जो मेरा फ्रेंड भी यहाँ कीव में ही पढ़ता था, वो कह रहा था कि मेरा कोर्स ना आधा रशियन में आधा यूक्रेन में मिक्स सा था। पर अब इन लोगों ने बोल दिया कि अब कहीं पर भी हम रशियन लैंग्वेज का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और थोड़ी बहुत रशियन हमको आती है। अब गलती से वो शब्द निकल गया जो इनके में नहीं है डिक्शनरी में, तो ये कहेंगे भाई फॉरनर हो गया, यहाँ पे रशियन बोल रहा है। तो लैंग्वेज का भी बड़ा दिक्कत थी दोनों देशों में। अब यूक्रेन ने फैसला किया है कि हम बिल्कुल रशियन नहीं बोलेंगे। ओडेसा में भी ज़्यादातर लोग रशियन ही बोलते थे भाई, और जब मैं पहले आया था ना तब भी ज़्यादातर लोग रशियन ही यहाँ पे बोलते थे। मैं भी रशियन कीबोर्ड ही डाउनलोड करके रख रखा है, यूक्रेनियन कीबोर्ड मैंने डाउनलोड ही नहीं किया था। पर अब मैं कह रहा हूँ वो कीबोर्ड किसी ने खोल के देख लिया, मतलब ट्रांसलेशन के टाइम पे, तो चिढ़ जाएंगे लोग कि भाई नहीं। तो लैंग्वेज का हेट भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम रशियन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो भाई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ ये हमारी मीडिया बता चुकी, इंटरनेशनल मीडिया, सब लोगों को पता चल गया कि भाई ये युद्ध शुरू क्यों हुआ। ये हुआ कि भाई यूक्रेन को होना था नेटो में शामिल, जो बात इनके पड़ोसी देश को पसंद नहीं आई। अब भाई कोई भी साइड से गुजरता है तो भाई उस देश का नाम नहीं ले सकते यार, यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाए, अल्लाह हो जाए, पीट जाए मेरे को कोई यहाँ पे फालतू फंड में ना। तो ये चल रहा है भाई 1990 से, जब ये देश अलग हुआ, यूएसएसआर टूटा। हालांकि यूएसएसआर के जो बॉसेस थे उनको थोड़ी पसंद आया होगा कि भाई हमारा इतना बड़ा देश 14-15 देशों में टूट गया ना। पर 1993 में ही इस देश ने नेटो के साथ अपना कर लिया था कि भाई हम आपके यहाँ पे कभी ना कभी आएंगे, ठीक है, मतलब हम शामिल होंगे। तो ये मेंबर बन गए थे, पर पार्टनर बने थे ना, पार्टनर बन गए थे, मेंबर तो अभी नहीं बना। हाँ, तो पार्टनर बन गए थे। और फिर 2013 में लगभग 20 साल बाद इनको कुछ एग्रीमेंट साइन करना था, जो कि इनका प्रेसिडेंट उस टाइम पे 2013 में वो प्रो रशिया था। यूरोपियन यूनियन का कोई एग्रीमेंट था जो कि इनके लिए एसोसिएशन के लिए फायदेमंद था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एग्रीमेंट था, जो यूक्रेन को करना था और ऑलमोस्ट साइन होने ही वाला था। लेकिन इनका प्रेसिडेंट प्रो रशिया था और रशिया के दबाव में उसने एंड में एकदम मना कर दिया। तो भाई ये मना जब करा तो यहाँ पे धरने हुए। धरनों में उस बंदे ने, उस प्रेसिडेंट ने काफ़ी सारे लोग मरवा दिए, फिर उसको ओवरथ्रो कर दिया। और 2014 में रशिया को फिर गुस्सा आ गया भाई कि ये तो लोग यहाँ के सबक सिखाना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। तो 2014 में जो क्राइमिया का हिस्सा है वो रशिया ने दबा लिया, अपनी तरफ कब्जा कर लिया। तो अब फिर से दोबारा से वही चीज़ होने लगी जो 2013 में हो रही थी, 2022 में भी वही चीज़ होने लगी कि इनके पड़ोसी देश को लगा ये फिर से नेटो के करीब जाने लगे। क्योंकि यार देखो, जितने भी देश टूटे हैं ना, वो अपना अपना पक्ष चुन चुके हैं, पर एक यही देश रह गया था जो अपना पक्ष पूरी तरह नहीं चुन पाए। जैसे लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हो गए, ये तो पूरे ईयू में ही हो गए ना। बेलारूस में तो है ही भाई तानाशाह, वो अपना पूरा अलग है। कजाकिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो बिल्कुल ही एशिया में रह गए, ये बेचारे यूरोप में कभी आ ही नहीं सकते। अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ये भी थोड़ा मिडल से में रह रखे हैं, तो जॉर्जिया भी आज तक सफ़र ही कर रहा है। और अजरबैजान और अर्मेनिया वो भी भाई यूरोप से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो वो भी बोले चलो हम अपना रशिया के साथ भी बना के रखते हैं, यूरोप के साथ भी। पर ये जो यूक्रेन है, ये पूरे का पूरा अपने आप को यूरोप के साथ ही एसोसिएट करना चाहता है शुरू से ही। तो इन सब के बीच में रह गया यूक्रेन, और आज ये कारण ये भी है ना और खेल रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री जिसका सारा एरिया विद इन यूरोप वो यूक्रेन है, तो ऑब्वियसली ये इनका एशिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन, और इसके पड़ोसी देश मोस्टली सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर ही है, तो आसपास का इतना इन्फ्लुएंस है यूरोप का, तो उन्होंने सोचा कि हम तो यूरोप में ही जाएंगे। तो एक ये जैसे डेमोक्रेटिक भी हो गया ना देश, अब बेलारूस तो हो गया भाई, तानाशाह है वहाँ पे, कजाकिस्तान वगैरह, इन सब में ये मान लो अब तानाशाह ही है। तो एक ही डेमोक्रेटिक देश था जो यूरोप के साथ जाना चाहता है, और रशिया को यही बात बस नहीं पसंद कि ये यूरोप के साथ क्यों जाना चाहता है। अगर ये रशिया के साथ रहते तो ये वॉर की मेरे को लगता नहीं नौबत आती, क्योंकि जब 2019 में आया था मैं यहाँ पे, मैं ट्रेन ही लेके आया था भाई, मॉस्को से ट्रेन ही ली थी मैंने, क्योंकि सोचो इतनी दुश्मनी होने के बावजूद तब ट्रेनें वगैरह भी इनकी नॉर्मली, ट्रेनें, फ्लाइटें, सब पूरी इकोनॉमी ओपन थी जब मैं पहली बार आया था। चलो अब चलते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं 2-3, वहाँ पे खाना खाएं। और क्या मानेंगे भाई। उक्रेना, काफी देश तो पूरी तरह से ये लिखा है भाई यूक्रेन, उक्रेना, यूक्रेनियन लैंग्वेज में लिखा है। रशियन कहूँगा तो यहाँ पे दुनिया ऑफेंड हो जाएगी,
स्क्रिप्ट सेम ही है ऑलमोस्ट। 2 अल्फ़ाबेट यूक्रेनियन लैंग्वेज में एक्स्ट्रा आते हैं रशिया से। लो भाई, अब हम आ गए खाना खाने ओलंपिस्का स्टेशन पे। और जो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है पूरी दुनिया में वो यूक्रेन में ही है, जिसका नाम आर्सेनाला है। और पिछली बार हम गए भी थे, उसकी गहराई भाई 435 फुट है, नहीं 345 फुट सॉरी, मतलब 35 मंजिला इमारत जितना गहरा मेट्रो स्टेशन। बताओ कौन से बंकरों की ज़रूरत है भाई, इनको स्पेशल कुछ बनाना ही नहीं पड़ा इन लोगों को, सारे मेट्रो स्टेशन इनके बंकर्स हैं। लो भाई, आ गए इंडियन रेस्टोरेंट पे। और यहाँ पे भी ऑपरेशन लगी हुई में, इतना सब होने के बावजूद भी भाई, जैसे पिछले वाला रेस्टोरेंट था ओडेसा बिल्कुल खाली पड़ा था, ये वाला रेस्टोरेंट भाई बिल्कुल फुल है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन लोगों से फुल है, इंडियन कोई नहीं है यहाँ पे। वेटर से लेकर जितने ग्राहक भी आ रखे हम दोनों के अलावा सारे यूक्रेनियन हैं। तो चलो खाते हैं। ये हमने चिकन टिक्का मसाला, प्राइसेस वही हैं भाई, गार्लिक नान और एक रेशमी कबाब। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। सुबह के बज रहे अभी 5:45, 6:19 की मेरी ट्रेन है। परमवीर मेरे साथ नहीं चल रहा है क्योंकि वो पहली बार आया था यूक्रेन, तो बोला मैं 1-2 दिन और रुकूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को तो वापस जाना है घर पे दिवाली से पहले। तो मैंने कहा भाई मैं तो चलूँ। 6:19 की ट्रेन है यहाँ से हमारी लिविव की। लिविव शहर भी मैं पहले जा चुका हूँ, तारक के साथ गया था मैं, ट्रेन से ही गए थे हम। तो 6:19 पे ट्रेन चलेगी और 12 बजे हमको लिविव शहर पहुँचा देगी। और आज का प्लान है लिविव जाएंगे, चेक इन करेंगे और फिर रात के 2 बजे मेरी ट्रेन है लिविव शहर से पोलैंड के बॉर्डर शहर की। मतलब 4 बजे पोलैंड टाइम के हिसाब से हम पहुंच जाएंगे पोलैंड के बॉर्डर शहर पे। फिर पोलैंड के बॉर्डर शहर से मेरे को ट्रेन लेनी पड़ेगी वॉर्सो की, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है सुबह 10 बजे वॉर्सो से वापस बैक टू इंडिया। तो चलो चलते हैं। ये सुबह का माहौल है कीव का, आप देख लो, ये ट्रेन स्टेशन है। चलो भाई, ये वाली मेरी ट्रेन है जो लिखी 6:11 पे आएगी और 6:19 पे चली जाएगी। ये कीव से थोड़ी सी बाहर से चल के आती है, दारनेस्तिया, मतलब यहाँ से सिर्फ 30 मिनट दूर है, वहाँ से चलती है और लिविव पहुँचा देगी 12 बजे दोपहर में। 6:10 होने वाले हैं, ट्रेन आएगी हमारी इस वाले प्लेटफॉर्म पे। भाई ये वाली ट्रेन आई है क्योंकि हमारी शायद सिर्फ सिटिंग की ट्रेन है। 1 नंबर 2 नंबर 9 नंबर है डिब्बा भाई। लो भाई, दोपहर के बज रहे हैं 12 और हम पहुंच गए हैं लिविव स्टेशन। चलो चलते हैं। भीड़ देखो भाई स्टेशन के बाहर, ऐसा लग रहा है सारा यूक्रेन लिविव में ही आ गया है। इतनी भीड़ तो मैंने कहीं नहीं देखी थी अभी तक जितनी लिविव में देखी है। और ये इसकी सुंदर सी ट्रैम भाई लिविव की, ये 9 नंबर या फिर 1 नंबर जो सिटी सेंटर जाती है। पर मैंने हॉस्टल अपना बिल्कुल ही पास में बुक करा लिया ताकि रात की जो ट्रेन है हमारी यहाँ से वो लेने में इजी रहे। 17 अक्टूबर तारीख हो रही है, 13 डिग्री हो रहा है। ये लिविव का स्टेशन काफ़ी लाइवली है यार यहाँ तो, मतलब कीव तो खाली खाली सा लग रहा था, लिविव सही है।